हेलो एवरीवन, हम फिर अपने अगले वीडियो को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने व्यंजन संधि के दो पार्ट देखे थे, ष्टुत्व संधि और स्तुत्व संधि। अब हम उसी क्रम को यानी व्यंजन संधि यानी हल संधि को ही आगे बढ़ाएंगे और उसमें अगली संधि आती है जशत्व संधि। क्या है? जशत्व संधि, और जिसके हम पदांत जशत्व की बात करेंगे, यानी जो पद के अंत में होगी, यानी जो भी पद के अंत में जब बनाई जाएगी तो वो जशत्व संधि होगी। और उसका सूत्र क्या है? झलाम जशोवंते। सूत्र है झलाम जशोवंते। अब देखिए, झलाम में झल क्या है? प्रत्याहार, और जशोवंते में जश क्या है? प्रत्याहार। तो इस सूत्र का मतलब हुआ कि पद के अंत में यदि झल आए, पद के अंत में यदि झल आए तो वो जश में परिवर्तित हो जाएगा। सीधा सीधा है झलाम जशोवंते, झल को जश में परिवर्तित करना। अब हमें ये पता होना चाहिए कि झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं और जश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं। तो अगर हम झल प्रत्याहार की बात करें तो देखिए, हमने यहाँ प्रत्याहार इसीलिए लिखे हुए हैं, और प्रत्याहार आपको कंठस्थ होने भी चाहिए, चाहे आप उनको, जैसे पहले हमने पिछले वीडियो में अगर हम आप जाके देखेंगे तो हमने बताया है कि प्रत्याहार को किस किस तरीके से ये शब्द आए हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और आपको ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्याहारों के ऊपर ही संस्कृत व्याकरण अधिकतर निर्भर है, और विशेषकर संधि जो है, हर सूत्र में कोई ना कोई प्रत्याहार आपको देखने को मिल रहा है। जैसे झलाम जशोवंती, झलाम जशोवंती से मतलब कि झल प्रत्याहार और जश। तो अब हम यहाँ देखें झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। इस झ से लेकर और इस ल तक। अगर वो वैसे भी प्रश्न कोई कर लेता है कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए, तो आपको कौन से लिखने हैं? झ, भ, ग, ड़, ध, ज, ब, ग, ड, द, फ, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ख, स, ह। हर वर्ण का अंतिम आपको छोड़ना है, क्योंकि ये क्या बताया था हमने? इत संज्ञक, और इत संज्ञक को हमेशा छोड़ा जाता है। तो यदि हम इसकी बात करें, झा की बात करें, तो यदि आप देखेंगे तो झा जो है वो किसी वर्ण का, किसी वर्ग का चौथा अक्षर है। झा जो है वो किसी वर्ग का चौथा अक्षर है। तो किस वर्ग का चौथा अक्षर है? चा वर्ग का। चा, चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा। तो ये च वर्ग का चौथा अक्षर हुआ। भय जो है पै, फे, बै, भय वर्ग का हुआ। ये कै वर्ग का हुआ, और ये टे वर्ग का हुआ, और ये तय वर्ग का हुआ। यानी ये हर वर्ग के चौथे अक्षर यहां से यहां तक आपको देखने को मिले। ठीक है, तो यहां से यहां तक आपको हम ये कहते हैं कि चौथा अक्षर, हर वर्ग का चौथा अक्षर आपको देखने को मिल गया। अब आगे चलें। जय, जय क्या है? तीसरा अक्षर। च का तीसरा, पे का तीसरा, कै का तीसरा, और ये टे का तीसरा, और ये तय का तीसरा। यानी यहां आपको हर वर्ग का तीसरा वर्ण देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं झल प्रत्याहार की। झल प्रत्याहार में कौन कौन से? तीसरा। अब यहां आ जाइए, ये कै का दूसरा है, ये पै का दूसरा है, ये च का, ये टे का, ये तय का, यानी यहां से यहां तक दूसरा। और यहां देखिए ये आपको पहला मिल रहा है, च, टे, ते, कै, पे, पहला। और इसके अलावा आपको मिल रहा है शा, शा, सा, हा। यानी यदि हम इसका हिसाब लगा रहे हैं तो हमें ये पता लगता है कि झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण और शा, सा, सा, हा, ये इन सबको मिलाकर हमारा झल प्रत्याहार हो रहा है। अभी देखिए 4, 3, 2, 1, हमने इसको याद करने के तरीके से लिख दिया 1, 2, 3, 4। अब 1, 2, 3, 4 ये का गा ये हो गए। इसके अलावा शा, शा, सा, हा हमें लिखना है। तो हा जो है, क्योंकि हा का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है और इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है, तो हा को हमने कंठ वाले में कर दिया। शा का उच्चारण स्थान तालु होता है, शा को तालु वाले में लिख दिया। ख खटकोण का जो है मूर्धा होता है, उसको मूर्धा वाले में, और हा का जो है वो ये दंत होता है, तो उसको दंत वाले में लिख दिया। सा को जो है दंत वाले में लिख दिया। तो हमारा ये शा तालु में आ गया, ये खा मूर्धा में आ गया,
ये सा दंत में आ गया और ये हा कंठ में। तो ये सारे वर्ण हमारे झल प्रत्याहार में आ गए। अब झल का होना क्या है? जश। अब जश प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जश प्रत्याहार बन रहा है और इसमें से आपको इसको छोड़ना है क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण है। तो जश में कौन कौन से आए? जा, बा, गा, डा, दा। जा, बा, गा, डा, दा। ये क्लियर हो गया आपको। और ये आप देखेंगे ये हर वर्ण का तीसरा है। ये देखिए च का तीसरा, प का तीसरा, क का तीसरा और ये ट ठ ड का और ये त थ द का। अब हम ये कह सकते हैं कि झल का मतलब है 1 2 3 4 और श श सा हा और जश का मतलब है तीसरा। यानी झल जो है वो जश में परिवर्तित हो जाएगा। अब झल के स्थान पर जश होगा। आगे चाहे इनके आगे चाहे कोई स्वर आए चाहे कोई व्यंजन आए, इससे कोई लेना देना नहीं है। झल जो है वो जश में परिवर्तित होगा। अब झल जश में परिवर्तित होगा ये तो हमें पता लग गया। ये जो है ये का गा घा हा ये किस में परिवर्तित होंगे? ये गा में परिवर्तित होंगे। क्यों? क्योंकि का खा गा घा हा का उच्चारण स्थान कंठ है और गा का भी उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए कंठ वाला कंठ में परिवर्तित होगा। यानी झल का यदि का खा गा घा हा आ जाते हैं और उसके बाद कोई स्वर हो चाहे कोई व्यंजन हो उसको गा में परिवर्तित होना है। ऐसे ही चा छा जा झा शा का उच्चारण स्थान तालु है और इनमें जा का उच्चारण स्थान तालु है। तो इनमें से जो भी आए कोई भी आए और उसके आगे चाहे कोई स्वर हो चाहे व्यंजन हो, इनमें से कोई भी आने पर वो जा में चेंज होगा। ऐसे ही ये मूर्धा से उच्चारित होता है, यहाँ पर डा मूर्धा से उच्चारित होता है। इनमें से कोई भी आए वो डा में परिवर्तित होगा। ऐसे ही ता था दा धा सा जो है ये दंत से उच्चारित है और यहाँ पर ये दा दंत से उच्चारित है। पाफा बा भा ओष्ठ से उच्चारित है और यहाँ बा जो है ओष्ठ से उच्चारित होता है। इसलिए इनके बाद जो आएगा वो उसी उच्चारण स्थान के वर्ण की तरह परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा आपको समझ में आ गया। झलाम जशोवंते, झल को जश में बदलना है। और किस झल को किस में बदलना है ये आप उच्चारण स्थान से पता लगा सकते हैं। यदि आप यहाँ से ये भूल भी जाएं कि ये किस में होना, तो यहाँ देखिए इसमें ग आ रहा है तो ग में हो जाएगा, इसमें ज आ रहा है ज में हो जाएगा, इसमें ड आ रहा है ये ड में हो जाएगा और इसमें द आ रहा है ये द में हो जाएगा, इसमें ब आ रहा है। ऐसे भी आप कह सकते हैं। और नहीं तो आपने उच्चारण स्थान के जो हमने सूत्र बताए थे अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, इस तरीके से आपको याद होने चाहिए तो तुरंत आपको पता लग जाएगा कि किसमें परिवर्तित होना है। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। वात धन ईशा, वाक धन ईशा। अब देखिए आप ये के वर्ग का आ रहा है और इसके बाद ये ई आ रहा है। ये केवल इसलिए है कि कुछ ना कुछ आ रहा है, बस परिवर्तन जो होना वो इसमें होना है। और का किसमें परिवर्तित होगा? गा में। धन ईशा और इसको जोड़कर आप बना देंगे वागीशः, इसको जोड़कर आपने बनाया वागीशा। और देख लीजिए चित्त धन आनंद, चित्त धन आनंद। देखिए ये तैयार रखा है, इसमें तय किसमें बदलेगा? यहाँ देख लीजिए द में, तो ये द में बदल गया और यहाँ आगे आनंद आ गया और चिदानंद ये हो जाएगा चिदानंदा, चिदानंदा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र यदि याद है तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अच धन अंतः, अच धन अंतः। अभी देखिए ये च को परिवर्तित हो रहा है, किसमें परिवर्तित होना है? जय में, तो ये जय में परिवर्तित हो गया। ये अंतः आ गया, ये आ, ये जा इसमें गया, आ इसमें मिल गया, अजंतः, ये अजंतः रह गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और भी बहुत एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के लिए आप कक्षा 9, 10, 11, 12 की पुस्तक देख लीजिए, उसमें से ही एग्जाम्पल परीक्षा में भी आएगा। चाहे डीएलएड की परीक्षा हो, टेट की, सी टेट की, सुपर टेट, इन्हीं में से आएगा।
बस आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। और इसको हमने बताया कि मान लीजिए अजंता का संधि विच्छेद पूछता है तो अजंता का संधि विच्छेद अच धन अंतः होगा। ये हमने केवल समझाने के लिए किया हुआ है। मान लीजिए कभी इस तरीके के आ जाए कि इसका संधि शब्द बताइए, तो तब आप ध्यान रखें कि ये झलाम जशोंते से इसको जो है जय में परिवर्तित हो जाएंगे, इसको जोड़ के अजंता। तो इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। ये केवल और केवल पहले भी हम बता चुके हैं आपको समझाने के उद्देश्य से, क्योंकि हर संधि शब्द को आप याद नहीं रख सकते। यदि आपने इसका करने का तरीका समझ लिया तो आपको कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं होगी। तो यह आपने देखा जशत्व संधि का पदांत झलाम जशोंते। पद से मतलब कि सब आप पद देख रहे थे, वाग धन ईशा पद है, चित आनंदा, ये सब पद है। अब आता है जशत्व का ही दूसरा आता है अपदांत। जशत्व का दूसरा आता है अपदांत जशत्व। अपदांत जशत्व, और इसका जो सूत्र बनता है वो बनता है झलाम जश झसी। झलाम जश झसी, इसका सूत्र बना झलाम जश झसी, यानी झल के स्थान पर जश होगा। जैसे पीछे आपने पदांत में देखा ना, झलाम जश है, झल के स्थान पर यहां भी जश ही होना है और पर बाद में झश के वर्ण आने चाहिए। बाद में झसी जो है ये कौन सा प्रत्याहार हुआ? झश प्रत्याहार हुआ। यानी आप ये कह सकते हैं कि झल को परिवर्तित होना है जश में ही, लेकिन यहाँ पर झश वर्ण आने चाहिए। अब आप झश वर्ण के बारे में बात कर ले तो झश में यदि आप यहाँ प्रत्याहारों के हिसाब से लगाएंगे तो आप अगर देख लीजिए लगा के तीसरा और चौथा वर्ण यहाँ आ रहा है। यानी ये हो गया झश में झ, भय, घ, ड, ध और जा बा गा डा, जा बा गा डा दा, ये झश यहाँ से और यहाँ तक होगा। तो झा भा घा डा धा और जा बा गा डा धा, जा बा गा डा धा। यानी झलाम जश झसी का तात्पर्य यह है कि झल को जश ही होना है, जैसे आपने पदांत में किया था। परंतु यहाँ ये कंडीशन दे दी है कि झल के बाद यदि झश वर्ण आए तभी उसको जश किया जाए और वो अपदांत होने चाहिए। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे क्रुद्ध धन धा। अब ये देखिए ये पदांत अपदांत है, ये अपदांत है। यानी कोई भी पद तब बनता है जब धातु या प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ जाते हैं, तब जाके वो पद बन पाता है, नहीं तो वो अपदांत ही रहता है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये धा है। धा का उच्चारण स्थान क्या होता है आपको पता ही है। धा का उच्चारण स्थान दंत होता है। और इसके बाद ये धा देख रहे हैं आप, जश आया हुआ है तो इससे योग बन गया, इसका परिवर्तन इसमें होना है। धा जो है वो दा में परिवर्तित हो जाएगा और ये धा लगकर ये क्या बन जाएगा? क्रुद्ध। ये बन जाएगा क्रुद्ध। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप, दुह धम, दुह धन धम। अब देखिए ये धा जो है योग बना रहा है, हाथ को परिवर्तित होना है। हा देख लीजिए कहाँ पर है, हा ये है अपूह विसर्जन्यानाम कंठा, ये गा में परिवर्तित हो जाएगा, ये ऐसा रहेगा प्लस धम, तो ये बन जाएगा दुग्धम। इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि जश्व संधि के अपदांत में झलाम जश झसी का फार्मूला बनता है। अब अगली संधि है इसके बाद व्यंजन संधि, चलत्व संधि। अगली संधि आती है चलत्व संधि। चलत्व संधि और जिसका सूत्र है खरी च। खरी च। खरी च से मतलब यही है
कि खरी में लप्त वर्ण जो है वो खर का चर आदेश होता है। खर जो है वो चर में बदल जाता है और पहले जो है वो झल ही आना चाहिए। ये देखिए, जैसे अनुवृत्ति के रूप में झल आप ले सकते हैं, झल को आप अनुवृत्ति के रूप में ले सकते हैं। ये इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यानी झल जो है स्थानीय होगा, झल के स्थान पर चर होगा, लेकिन बाद में खर आने चाहिए और ये होगा चर। फिर समझ लीजिए, खरी च का मतलब है कि खरी, खरी आप देख रहे हैं कि ये जो है सप्तमी वर्ण है और सप्तमी वर्ण जो है वो परवर्ण होता है, ये पूर्व वर्ण है, इसको हम स्थानीय भी बोलते हैं। स्थानीय यानी स्थानीय के आदेश पर आदेश होता है, स्थानीय जो है वो आदेश में परिवर्तित होता है, यानी जो परिवर्तन होगा वो स्थानीय में होगा और जो आदेश है वो परिवर्तित हो जाएगा। यानी यहाँ ये वाला शब्द आएगा, इसके स्थान पर कब आएगा, जब खर के साथ उसका योग बन रहा हो। तो यदि आप खर प्रत्याहार में जाएंगे, यहाँ यदि आप ख से लेके र तक में जाएंगे, तो जैसे हमने इसमें पाया था आप इसमें भी पाएंगे कि पहला और दूसरा आएगा, यानी हर वर्ण का पहला और दूसरा, और शा सा सा, शा सा और सा, और हर वर्ण का पहला और दूसरा इसमें आएगा। जैसे देखो, क ख पहला दूसरा हो गया, पे फे पहला दूसरा हो गया, च छ पहला दूसरा, ट थे पहला, त थे पहला। तो इस तरीके से हर वर्ग का पहला वर्ण, हर वर्ग का दूसरा वर्ण, और शा शा सा। और चर, चर में आप देख लीजिए, चर प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे। चर प्रत्याहार आपका यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक, यानी इसमें आया च, टे, ते, के, पे, शे, से, से, ये इसमें आया। चर प्रत्याहार में आपको मिला च, टे, ते, के, पे, शे, से। ये आपको चर प्रत्याहार के अंदर वर्ण मिल रहे हैं। अब सूत्र यही बनता है कि झल के स्थान पर जश होगा, झल के स्थान पर चर होगा, यानी स्थानीय के आदेश, स्थानीय के स्थान पर जो आदेश हो रहा है वो होना है। फिर समझ लीजिए, स्थानीय से मतलब जो पूर्व वर्ण होता है उसको स्थानीय कहते हैं, और जिस भी वर्ण में सप्तमी होती है वो हमेशा पर वर्ण होता है। जिस भी वर्ण में सप्तमी होगा, खरी च ये सप्तमी है, खर सप्तमी, खर का आप सप्तमी संबोधन देखेंगे, अगर इसमें जाएंगे आप विभक्तियों में तो ये सप्तमी में आता है, और सप्तमी हमेशा पर वर्ण होगा। ये आप दिमाग में डाल लीजिए कि किसी भी वर्ण में जब सप्तमी होगा तो वो हमेशा पर वर्ण होगा। तो स्थानीय जो परिवर्तित होगा वो आदेश में परिवर्तित होगा। तो यह स्थानीय क्या है, झल, और आदेश क्या है, चर। यानी झल को परिवर्तित होना है, खरी चर, चर में परिवर्तित होना है, और खर उसके बाद में आना चाहिए। ये सीधा सीधा है। जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, सत धन कार है। अब देखिए ये योग बन रहा है, खर में कै आता है, ये हमने देखा था पहला वर्ण आएगा कै, और ये दा जो है, दा किस में बदलेगा ये आप बता दें। दा दंती है और उधर दंती क्या है, ता, तो दा जो बदलेगा वो ता में बदलेगा, तो ये बन जाएगा सत्कार है। इधर आपको ध्यान में रखना है वही उच्चारण स्थान की जो है, जिसका उच्चारण स्थान जहां से होता है वैसे ही बदलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लें, भेद तुम, भेद तुम। अब ये देखिए खर, ते, ते पहला वर्ण है तो ये तो योग हो रहा है, और बदलना किसको है, दा को, तो दा किसमें बदलेगा, ता में, तो भेद और तुम, और ये बन जाएगा भेद तुम। कहने का तात्पर्य ये है कि स्थानीय वर्ण की जगह आदेशित वर्ण होते हैं। स्थान में झल है, झल जो है वो चर में परिवर्तित होगा। कंडीशन यहाँ ये रहेगी
कि खर आना चाहिए, तभी जाके ये फार्मूला पूरा होता है खरी चय। तो इस तरीके से आपने ये चक्र संधि का उदाहरण देखा। आज का व्याख्यान हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और हम बार बार कह रहे हैं कि आप प्रत्याहारों का अध्ययन जरूर कर लें। आप डॉक्टर बडोला गुरुजी चैनल में जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि प्रत्याहार किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, उनको आप समझें। और सूत्रों को यदि आपने याद कर लिया, यदि आपको संधि के केवल सूत्र याद है और प्रत्याहार आप समझ पा रहे हैं, तो कोई भी संधि आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगले वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।